ठीक है। अब जैसे ग्राउंड वाटर है ये, अब ये एक लेयर सरफेस बन गया। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा वाटर मौजूद है इस सरफेस ऑफ लैंड पे, ठीक। तो ये क्या होगा, ये इवापोरेट होगा, ये ऊपर जाएगा और ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा और फिर ये जो है ये यहाँ से बारिश के थ्रू फिर ये यहाँ आएगा। तो ये क्या है, एक तरह से देखिए तो ये जो एक चेन बन रहा है, ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। यू माइट वंडर दैट द 3/4 ऑफ द वाटर इज कवर्ड विथ वर्ल्ड इज कवर्ड विथ वाटर एंड वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसा कि मैंने कहा। देन हाउ इज इट दैट कंट्री एंड रीजन्स अराउंड द ग्लोब सफ़र फ्रॉम द वाटर स्कैरिटी। आप लोगों ने सुना होगा, अभी रिसेंटली न्यूज़ में महाराष्ट्र में खबर आई थी कि वहाँ पे पानी की कमी हो गई है और 7-8 दिनों की पानी बचा हुआ है। अब वाटर की स्कैरिसिटी क्यों है, कैसे है, और इतने अमाउंट में वाटर अवेलेबल है 3/4 ऑफ द पूरे वर्ल्ड में, तो फिर वाटर स्कैरिसिटी क्यों आ जाती है, वाटर की कमी क्यों आ जाती है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वाई इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट बाई 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल विल लीव एब्सोल्यूट वाटर स्कैरिसिटी, ठीक। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वाटर स्कैरिसिटी एंड दैट द नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर की कमी, क्या ज़रूरत है पानी की, और उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गिव द अबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैरिसिटी। आप लोग अभी छोटे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुन के आश्चर्य होगा कि यार कैसे हम लोग वाटर स्कैरसिटी, यानी कि कैसे हम लोग पानी की कमी से जूझ सकते हैं, जबकि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 3/4% वाटर है, ओशंस हैं इतने सारे बड़े बड़े, इसके बावजूद भी कैसे पानी की कमी हो सकती है। द मोमेंट वी स्पीक of water storage we immediate associate with the region we have a low rainfall, जैसे कि हम लोगों ने कहा, और दोज दैट वर ड्रॉट प्रोन। अब जैसे कहा कि वाटर की शॉर्टेज हो गई है, तो आप लोग यही सोचते हैं कि वहाँ पे अगर बारिश नहीं आई होगी और नहीं तो वहाँ पे जो है वो सूखा पड़ा होगा, जैसे कि राजस्थान में है, ठीक है। तो राजस्थान में क्या होता है कि वुमन बैलेंसिंग द मैनी मटकास यूजिंग द कलेक्टिंग और द वाटर स्टोरेज एंड द ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर। अब राजस्थान में क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो पानी लेने के लिए बहुत दूर कुएं के पास अपने जाती हैं और वहाँ से पानी लेके आती हैं। ट्रू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेरीज over a space and time, mainly due to the variations in a seasonal and annual precipitations. But water scarcity in most cases in causes of by the over exploitation, excessive use and unequal access of water among the different social group। अब देखिए क्या है, इंडिया में ही देख लीजिए, ठीक है। इंडिया में बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने इंडिया बनाया, ये हालांकि इस बार अच्छा नहीं बनाया है, पिछली बार वाला अच्छा मैप बना था, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा आपको। अब ये जो नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है, नॉर्दर्न रीजन पूरा का पूरा ये गंगा प्लेन्स है, ठीक। यहाँ पे आपका डेजर्ट आ गया, ये जो रेंज है ये पेनिसुलर इंडिया हो गया, और ये ईस्टर्न घाट हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया, और ये यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे के सारे माउंटेन अवेलेबल हैं, ठीक है, हिमालय से। अब इसको ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। मानसून आता है, अब मानसून जब आएगा तो वो क्या करेगा, वो बारिश कराएगा। दो ऐसे, एक बारिश होता है और एक अरेबियन सी वाला होता है, एक बे बंगाल वाला होता है। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रेंज है, जो रीजन है, वो क्या होता है, वो रेन शैडो एक जोन होता है जहाँ पे बारिश की कमी हो जाती है, वो पड़ जाती है, ठीक। और दूसरा अवेलेबिलिटी रहता है पानी की। तो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर
देयर आर मेजर सोशल ग्रुप डिवीजन और अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर, जैसे कि राजस्थान में वहाँ डेजर्ट है तो वहाँ पे पानी की कमी है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस यूज ऑफ वाटर है, यानी कि यहाँ पेरिनियल रिवर बहती है, गंगा बहती है, यमुना बहती है। तो ये दो मेजर रिवर्स हैं जिसके वजह से पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच फर्टाइल है, और यहाँ एक्सेस यूज ऑफ वाटर भी है और लोग भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कारण हैं। नेक्स्ट, वेयर इज देन द वाटर scarcity likely to occurs? Are you read the hydrological cycle, fresh water and can obtain directly from the precipitation, surface runoff and the groundwater. It is possible that an area or the region may have ample the water resource but still facing the water scarcity. Many of our cities are such example. The water scarcity may be outcome a large and growing populations and the consequent greater demand of water, unequal access to it. A large population require a more water, not for the domestic but as a produce of more food. Hence, a facility higher food grains production water resource being overexploited to expand the irrigated area for the dry season agriculture. Irrigated agriculture is a large consumer of water. Now it is needed to revolutionize the agriculture through the development throughout the resistance of crop and dry farming techniques, and you may have been seen in a many television advertisement that the most farmer we have. अब यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर की बात की गई है। अब मैंने आपको वो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब HYV सीड्स जब आई तो उससे क्या हुआ कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी एक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, वो जो वाटर का यूज़ है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गया। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत कम होने लगा। जो चीज़ें 30 फीट 40 फीट 50 फीट पे मिल रही थी अब वो धीरे धीरे 500 फीट में चला गया है। तो आप इसी हिसाब से सोच सकते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर कितना कम हो गया है देखा जाए लास्ट रीसेंट डिकेट्स में। तो एग्रीकल्चर की यहाँ बात हो रही है। ठीक, अब कहाँ कहाँ से वेल ट्यूबवेल फार्म्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन करने के लिए किन किन से मदद किन किन की सहायता ली जाती है। वेल ट्यूबवेल हो गया, इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, इनके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हाई हो जाता है। बट हैव बीन अ वंडर टू दिस रिजल्ट दैट मे हैव लीड द फॉलिंग ग्राउंड वाटर। अब इससे ग्राउंड वाटर कम हो जाता है जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। Adverse affecting of water availability and food security of people. Post independence India witnessed इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन। अब जैसे ही भारत जब आज़ाद हुआ तो ये एक विटनेस होता है कि जैसे ही हम लोग के देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हो गया, यानी कि माइग्रेशन होने लगा बहुत ज़्यादा, यानी कि जो लोग रूरल एरिया में रह रहे थे वो अर्बन एरिया में माइग्रेट हो रहे थे। ठीक है, urbanization creating the vast opportunity for us. Today large industry houses are common places as an industrial unit of a MNC मतलब होता है multinational corporations. So the ever increasing the number of industrialization has made matter worse for exporting pressure on the exciting freshwater resource. इंडस्ट्राइज इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम द बीइंग हैवी यूज़ ऑफ वाटर। अब जब इंडस्ट्री में इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा कि जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी यूज़ करती है वाटर की। ठीक, ऑल्सो रिक्वायर द मोर पावर टू रन ऑफ देम। अब इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिए चलने के लिए। मच ऑफ दिस एनर्जी कम फ्रॉम द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब यहाँ से जितने भी एनर्जी है वो कहाँ से आती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आती है। टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट 22%। अब ये डाटा याद रखिएगा, जब आप आंसर लिखेंगे तो ये डेटा काम करेगा आपको। ठीक है, 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। अब मोर ओवर द मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर विथ अ लार्ज एंड
Dense populations, urban lifestyle have been not be added to water and energy requirement, but have been further aggravate the problem. If you look into the houses, society, and colony city, you would have been find the most of these their own and a groundwater pumping device to meet their water needs. And nothing, not surprisingly, we find that the fragile water resources are being overexploited and have been causes there the depletions in a several of these cities. अब बहुत से लोग क्या, अब बहुत से जो हम लोगों के जो छात्र हैं जो भी पढ़ रहे हैं, वो कई लोग शहर में रह रहे हैं, कई लोग गांव में रह रहे हैं। तो शहर वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। सुबह सुबह एक नोटिस बोर्ड लगा रहता है, ठीक है, कि 6 बजे से लेके 10 बजे तक मॉर्निंग में पानी आएगी, ठीक है, और शाम 7 बजे से लेके 9 बजे तक शाम को पानी आएगी, यानी इवनिंग टाइम है। और बाकी जो दिन में जो है वहाँ उस वक्त पानी नहीं आता है, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उस वक्त जो होता है वो वाटर की स्कैरसिटी होती है और वाटर को स्टोर किया जाता है, वाटर को फिल्टर किया जाता है, वाटर को फ्रेश किया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है, यूज़ करने लायक बनाया जाता है। आपने गंगा देखा होगा, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक फैक्ट है कि गंगा जो है वो सबसे पॉल्यूटेड रिवर है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। कई लोग गंगा नहाने जाते हैं, तो वन ऑफ द पॉल्यूटेड रिवर जो है वो गंगा ही है, ठीक है। ये फैक्ट है। आप लोग, कई लोग नाराज़ हो जाएंगे इस बात को लेकर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक फैक्ट है, ये एक डेटा है, और इस पे सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन ये काम करती नहीं है, वो अलग बात है। नेक्स्ट टॉपिक है, सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी, यानी कि हम लोग क्वांटिटेटिव यानी कि क्वालिटी के साथ साथ हम लोग क्वांटिटी पे भी, यानी कि मोर अमाउंट ऑफ वाटर पे भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। नाउ लेट अस कंसीडर द अनदर सिचुएशन, हम लोग एक और कंडीशन देखते हैं, ठीक है, कि वेयर द वाटर इज सफिशिएंट अवेलेबल टू मीट नीड ऑफ द पीपल बट द एरिया स्टिल सफर फ्रॉम द वाटर स्कैरसिटी। अब इसमें क्या है कि लोगों के पास तो वाटर सफिशिएंट है, लेकिन जो है वहाँ के लोगों के पास वाटर स्कैरसिटी है, यानी कि पानी की कमी है। वो ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। दिस स्कैरसिटी मेड ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, यही चीज़ें हैं, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गंदा पानी होता है, यानी कि बैड क्वालिटी ऑफ वाटर है। लेटली देयर हैव बीन ग्रोइंग concern that even if there ample water to meet the need to people, much may have been polluted by the domestic industrial waste, chemical, pesticide and fertilizers used in agriculture, thus making the hazard of the humus uses। आप इसको याद रखिएगा, ये जो पैराग्राफ है ये वाला, ठीक है, ये जो इतना पॉइंट है इसको नोट डाउन कीजिएगा और इसको यूज़ कीजिएगा अपने आंसर में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये बताती हैं कि ऐसा क्यों है, लोगों के पास पानी होते हुए भी पानी की कमी क्यों है। क्योंकि देखिए उसमें क्या है, डोमेस्टिक पोल्यूटेड है, इंडस्ट्रियल वेस्टेड मिलाया जाता है, केमिकल है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके वजह से जो पानी है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई द water of what why the quality of water is issue decreases or the bad, तो आपका जवाब होगा ड्यू टू द polluted of the domestic and industrial waste of chemical, pesticide, fertilizers used in agriculture, thus the making the hazard for human use। अब इसको याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक सर्वे आया है, सोर्स पे है, इसको देख लेते हैं कि जो इंडिया है, ऐसे तो आमतौर पे ये कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं ये डेटा बहुत बढ़िया है तो मैं पढ़ा देता हूँ। इंडिया रिवर स्पेशली द स्मॉलर वन हैव बीन टर्न इनटू टॉक्सिक स्ट्रीम एंड इवन द बिग वन लाइक द गंगा एंड यमुना, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बात किया है गंगा और यमुना, एज फार एज बीइंग द प्योर एज सॉल्ट इंडिया रिवर
For pollution growth, agriculture modernization, urbanization, industrialization is enormous and growing day by day. This entire life stand threatened. अब जैसे कि मैंने कहा, यही चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हैं कि छोटे छोटे जो नदियाँ हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, आपको मैं एक बढ़िया तरीका बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग पहले छोटे पे कैसे हम लोग बनाते थे, ठीक। ये क्या हुई, ये एक बड़ी स्ट्रीम ऑफ रिवर है, मान लीजिए ये गंगा है, ठीक है। और ये जो है, इस पे छोटे छोटे जो भी रिवर्स हैं वो आके मर्ज हो रही हैं, ठीक है। क्या हो रही हैं, छोटे छोटे नदियां जो हैं वो आके इस पे मर्ज हो रही हैं। ये रिवर है मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा वाली। अब इस पे ये छोटी छोटी नदियां आके मिल रही हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री बन गई, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गई, एक इंडस्ट्री बन गई। अब जब यहाँ पे इंडस्ट्री बन गई ना, तो ये जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है इंडस्ट्री का, वो सारा का सारा किस में डिपोज होगा, इस रिवर में होगा। और ये रिवर का पानी जो है वो पॉल्यूट हो गया, तो यही पानी जो पॉल्यूटेड पानी है वो जाके मेन स्ट्रीम में मिल जाएगा और इस पानी को भी गंदा कर देगा। सेम सिचुएशन इसका भी है, ठीक है। और भी जितने मेन जो छोटे छोटे नदियां हैं उन सब का भी सेम यही हाल। और ये सब छोटी छोटी नदियां मिल के और ये पूरे के पूरे रिवर को सबसे ज़्यादा खराब कर देती हैं। You may have already realized that the need of our to conserve and manage of the water resource. आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा कि वाटर रिसोर्स को कंजर्व और मैनेज करना कितना ज़रूरी है हम लोग के लाइफ में। टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ एंड द हेल्थ हैज़ार्ड, इससे कई सारी बीमारियां भी होती हैं, फूड सिक्योरिटी भी होता है, continuation of the our livelihood and the productive activity, and also the prevent degradations and our nature ecosystem. Over exploitation of mismanagement of water resource improves these resources and causes the ecological crisis that may have been profound impact on life. अब इससे क्या होता है कि अगर इकोसिस्टम में कोई छेड़छाड़ हुई, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट जो है वो पानी, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह बहुत बाढ़ आ गई, कई जगह सूखा पड़ गया, कई जगह पानी की कमी हो गई। तो ये सारे के सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं, वो मिस वाटर मैनेजमेंट को दर्शाती हैं। अब इसी से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये हमारे ह्यूमन लाइफ इम्पैक्ट करता है, हर एक चीज़ करता है, इकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं डेली टू डेली लाइफ में। अब बात करते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। अब मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्या है कि जितने भी रिवर्स हैं हम लोग के इंडिया में, उसको क्लीन करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, पर हम लोग कैसे करेंगे, कैसे पानी को बचाएंगे, कैसे पानी को मैनेज करेंगे। आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शोज दैट द एंशिएंट टाइम वी हैव कंस्ट्रक्टेड द सोफिस्टिकेशन hydraulic structure like dams, building, stone, rubbles, reservoir or lake, embankment and canal for irrigation। ये सारी चीज़ें जो हैं, स्टोन, रबर, रिजर्वॉयर, लेक, एम्बैंकमेंट एंड कैनाल फॉर इरिगेशन, ये यूज किस लिए होता था, इरिगेशंस के लिए होता था। नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यू टू द ट्रेडिशन इन अ मॉडर्न टाइम, और इसे हम लोग ट्रेडिशन से लेके जो पिछले ज़माने तक लेके हम लोग आज तक इसका यूज़ कर रहे हैं। इंडिया बाई बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ द रिवर्स, अब इंडिया क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो क्या बना रहा है, डैम्स बना रहा है। हाइड्रोलॉक स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप आंसर में उस चीज़ को ऐड कर देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी और एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, हाँ, ये थोड़ा सा आंसर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जितना भी फैक्ट्स मिलते हैं आपको, ये आंसर में इंक्लूड करने के लिए मिलते हैं ताकि आपका जो आंसर रहे वो बाकियों सबसे अलग रहे।
इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी की बात कर रहा है, श्रीगवेरमपुरा नियर इलाहाबाद में है, सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्ट channeling the flood water of the river Ganga. During the time of Chandragupta Maurya, dams and irrigation system were intensively built. अब चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम में भी क्या बनाया गया था, डैम्स, लेक, इरिगेशन, ये सारी चीजें बनाई गई थी. एविडेंस ऑफ द सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन ऑफ वर्क हैज बीन फाउंड इन कलिंगा, नागार्जुनकोंडा, बेरून, कोल्हापुर, महाराष्ट्र. ये जितने भी राजा हैं, वो सारे के सारे हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कलिंगा के बारे में जरूर पढ़ा होगा. ठीक है. तो ये जितने के जितने सारे राजा हैं, वो सबने एक तरह से वाटर कंजर्वेशन पे काम किया है. इन द 11th century, भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द टाइम, इट्स वाज बिल्ट. ये इसको याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा. इन 14th century, द टैंक ऑफ हाउस खास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड द इल्तुतमिश फॉर द सप्लाइंग वाटर फॉर द सिरी फोर्ट एरिया. तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही चलता आ रहा है कंजर्वेशन वाला सिस्टम. अब देखते हैं व्हाट आर द डैम एंड हाउ दे विल हेल्प अस टू कंजर्विंग मैनेजिंग वाटर. अब डैम्स क्या होता है, कैसे कंजर्व करते हैं और मैनेज कैसे वाटर होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं. ठीक है. तो डैम वर बी द ट्रेडिशनल ब्यूट. जो डैम है वो बहुत पहले बन चुके थे, वॉज टू पाउंड रिवर एंड रेन वाटर दैट कुड बी द लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड. अब क्या होता है देखिए, आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखी है, उसमें क्या होता है कि सबने लगभग देख ही ली होगी पुष्पा मूवी. तो मान लीजिए कि ये डैम है, ठीक है, यहाँ पे ये डैम बन गया और ये रिवर है, रिवर जा रही है ऐसे, ठीक है, रिवर जो है वो ऐसे जा रही है. तो इसमें जानते हैं क्या होता है कि ये जो पानी है, जब यहाँ डैम बन गया तो ये जो पानी है वो यहाँ पे पूरा कलेक्ट हो जाएगा और एक रिजर्वॉयर बना लेगा. ठीक. और यहाँ पे एक अलग से इकोसिस्टम चलेगा और ये पानी को रोक देगा. डैम का काम होता है पानी को रोकना. ठीक. ये हो गया. अब पानी को ये धीरे धीरे छोड़ेगा, डैम जो है वो धीरे धीरे छोड़ेगा. ठीक. और इससे बिजली भी बनती है, आप लोगों को पता ही है. अब धीरे धीरे जब छोड़ेगा तो वाटर का डिमांड कब ज्यादा है और कब कम है, ये चीजें इफेक्ट पड़ती हैं हम लोग के सोशल लॉजी में, सोसाइटी में. अब जैसे मान लीजिए कि अब एल नीनो के कारण, ये बहुत ज़्यादा मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए. मान लीजिए कि सूखा पड़ने वाला है इस साल. ठीक. तो जब इस साल सूखा पड़ेगा तो ये रिजर्वॉयर जो है वो क्या करेंगे सर, ये पानी को रिजर्व करके रखेंगे. और रिजर्व करेंगे तो जब पता चलेगा कि इनको, हाँ, दिक्कतें आने वाली हैं आगे आने वाले समय में, तो ये क्या करेंगे, उस पानी को स्टोर करके रखेंगे और उसके बाद धीरे 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 बहुत ही कम मात्रा में छोड़ेंगे. जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी पानी की, तब इसका जो पानी का सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो ये इस तरह से डैम काम करते हैं. जैसे कि आपने पुष्पा मूवी में देखा है कि जब वो लकड़ी रुकती है तो उसके ऊपर, उसके जो पीछे है वो कितना बड़ा रिजर्वॉयर बना होता है. ठीक है. टुडे डैम आर बिल्ड नॉट फॉर द इरिगेशन. आज के समय में जो डैम्स है वो सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं होते हैं, बट फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए भी होते हैं. वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, वाटर सप्लाई डोमेस्टिक के लिए होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होते हैं, फ्लड कंट्रोल करने के लिए होते हैं, रिक्रिएशन के लिए होते हैं, इनलेट नेविगेशन के लिए होते हैं, फिश ब्रीडिंग के लिए होते हैं. तो डैम का यूज़ इतना है. अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि व्हाट आर द यूज ऑफ द डैम, सो you you wrote that the dam is not built for the just for irrigation, but it is full for the electric generation, water supply for the domestic and industrial uses, and flood control, recreation, inland of navigation, and the fish breeding. तो इतना जब आप लिखेंगे तो मास्टर खुश हो जाएगा.
जो सर हैं गुरुजी आपके, वो एकदम प्रसन्न हो जाएंगे, मनमोहित हो उठेंगे, और वो आपको तुरंत ही 10 में 10 दे देंगे। बोलेंगे ये छात्र है, पता नहीं कहाँ से पढ़ा है लेकिन बहुत बढ़िया लिखा है। एकदम खुश हो जाएंगे गुरुजी आपके। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। हेंस द डैम आर नाउ रिफर टू एज मल्टीपर्पज। तो जैसे कि ये होता है कि डैम जो है वो मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है, वेयर मैनी यूजेस ऑफ द इम्पोज वाटर एंड इंटीग्रेटेड विद अनदर। फॉर एग्जाम्पल सतलज ब्यास रिवर। ठीक है, अब सतलज ब्यास कहाँ है मैं आपको लोकेट करके बताता हूँ। ठीक है, ये नॉर्दर्न इंडिया है। अब देखिए, हालांकि मैंने उल्टा कर दिया है। यहाँ से एक रिवर जाती है जो कि कहाँ, इंडस पे, ये इंडस रिवर में मिल जाती है। और ये सतलज है, सतलज के ऊपर एक ब्यास रिवर बहती है। ठीक है, तो ये रिवर सतलज है और ये ब्यास है। इसको देखिएगा, याद रखिएगा। अब इस पे जो क्या है, सतलज ब्यास, द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट वाटर हैज बीन यूज्ड टू बोथ ऑफ द हाइडल पावर प्रोजेक्शन एंड इरिगेशन। अब भाखरा नंगल प्रोजेक्ट कहाँ पे है बाबू, तो ये उत्तराखंड में है, इसको याद रखिएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका यूज क्या है, हाइड्रो पावर प्रोडक्शंस के लिए इसका यूज होता है, और इरिगेशन के लिए। सिमिलरली हीराकुंड प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये महानदी में बनाया गया है, इंटीग्रेटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद द फ्लड कंट्रोल। अब इसका भी वही सेम काम है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो कब चालू हुआ था, वो इंडिपेंडेंस के बाद चालू हुआ था। विथ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोचेज वर द थॉट द व्हीकल्स वुड बी लेड ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ये किस लिए किया गया था, ताकि जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हो, प्रोग्रेस भी तेजी से हो, और हम लोग का जो देश है वो काफी तेजी से आगे बढ़े। Overcoming the handicap of its colonial past, Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dam as the temple of modern India. अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत ही बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द जवाहरलाल नेहरू। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिएगा, क्योंकि उन्होंने डैम की जो कल्पना की वो मंदिर से की। मंदिर से क्यों की, आपको पता है? इसलिए कि डैम जो है वो बहुत सारे चीज़ों में इम्पोर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी में होता है, पानी में होता है, इरिगेशंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आप सबको पता है, इरिगेशन चैप्टर आप मैंने सबको पढ़ाया है। तो वो जो इरिगेशन है वो क्या है, बैकबोन ऑफ द इंडियन है। कि 60% जो जीडीपी है वो किससे आती है बाबू, ये एग्रीकल्चर से आती है। कि मोस्टली पीपल जो है वो एग्रीकल्चर से भाई कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी जब तक बनेगी नहीं तब तक आपके घर बिजली आएगी नहीं, पंखा चलेगा नहीं। अगर पंखा नहीं चलेगा तो आप गर्मी से लथपथ रहेंगे। गर्मी से लथपथ रहेंगे तो आप सरकार को बोलेंगे कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि उस वक्त भी कर रही थी। आज की अभी के बात नहीं कर सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो डैम की किससे कल्पना की थी इन्होंने, मॉडर्न ऑफ टेम्पल, जो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया से की थी। आगे नहीं जाते हैं। द रीजन बीइंग्स दैट वुड बी द इंटीग्रेटेड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी आगे और है क्या, नहीं ठीक तो है। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, विलेज ऑफ इकोनॉमी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने तो एक चीज छोड़ ही दिया। मैंने एग्रीकल्चर की बात की, ठीक, मैंने एग्रीकल्चर की बात की, मैंने विलेज इकोनॉमी की बात की, लेकिन मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन छोड़ दिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डैम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं, जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो अर्बन इकोनॉमी का भाई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इससे जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी, सर्विस सेक्टर कुछ होगा नहीं, लोग जो बाहर जा रहे हैं
शहरों में, वो शहर में जाएंगे नहीं, वो गांव में ही रह पाएंगे। तो जैसे कि उनकी आय यानी कि इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। याद रखिएगा इस चीज़ को। In the recent year, multi-purpose project and a large dam come under the great scrutiny and oppositions of the variety of reasons. Regulating dams river affect the natural flow, causes of poor sediment flows and excessive sediment on the bottom of the reservoir and resulting the rockier stream. Beats and a poor habitation of river aquatic life. Dam also fragment river making difficulty aquatic flora and fauna migrate especially the spawning. अब क्या होता है कि डैम बनने से ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो जो डिसएडवांटेज है वो यहाँ दिया हुआ है, क्या कि एक्वेटिक लाइफ को डैमेज पहुँचता है। दूसरा, एक्वेटिक फाउना यानी कि जो माइग्रेंट है, स्पॉनिंग है, उनको इफेक्ट पड़ता है। द रिजर्वॉयर दैट क्रिएटेड द फ्लड प्लेन्स also submerge the existing the vegetation soil leading to decompose the period of time। अब ये सारी चीजें होती हैं, ये डिसएडवांटेज है डैम का। इसको भी याद करिएगा, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा अपने कॉपी में जहां भी आप लोग लिखते हैं। Multi-purpose project and a large dam have been also be causes of many new environmental movement जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी डैम आंदोलन एक्सेट्रा। तो ये सारे जितने भी आंदोलन हैं वो किस लिए किए गए थे? एनवायरमेंटल मूवमेंट के वजह से किए गए थे, जैसे कि एनवायरमेंट को हार्म पहुंचता हो। अब ये आपका काम रहेगा बाबू कि क्या क्या होता है, कैसे होता है कि डैम जब बनता है तो एनवायरमेंटल कॉजेस क्यों होता है, इसका पता लगाइएगा आप लोग। ये होमवर्क है, ठीक है। इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। अगर कमेंट आएगा तो अभी बहुत आए में मजा आएगा, ठीक है। तो resistance of these project have been primarily been due to the large scale displacement of the local community। अब जैसे कि जहाँ वो प्रोजेक्ट बनेगा तो जैसे कि लार्ज डिस्प्लेसमेंट यानी कि लार्ज स्केल, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ डैम बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ जब डैम बन रहा है इस लोकेशन पे, तो यहाँ के जितने भी एरिया हैं, ठीक है, उन सबको खाली किया जाएगा। क्यों किया जाएगा कि अगर अनफॉर्चुनेटली डैम खराब हुआ, डैम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब हुआ, गिर गया, तो इससे अर्थक्वेक भी आता है, लैंडस्लाइड भी होता है, और ये सारी चीज़ें डैम जो है वो आप कहीं और नहीं रिवर पे ही बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो जो एलिवेटेड फ्लैटलैंड हो, ठीक है, वहाँ पे आप बना सकते हैं। और कहीं आप जहाँ पे बढ़िया लोकेशन हो, यानी कि एलिवेटेड हो, थोड़ा सा ऊंचाई हो, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया। तो जितने भी रिवर हैं जहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं वहाँ बना सकते हैं। आप गंगा के बीच मैदान में नहीं बना सकते हैं, लखनऊ में आप डैम नहीं बना सकते हैं, ना ही आप आके पटना में बनाएंगे, ठीक है, ना ही वाराणसी में डैम बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि वहाँ जो फ्लो ऑफ रिवर है, यानी कि जो रिवर का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ऑन द अदर हैंड आपने देखा होगा कि एक यूथ होता है, एक मिडिल होता है, और एक मैच्योर एज होती है रिवर की भी, ठीक है। तो जब यूथ एज में रहती है वो, तो काफ़ी ज़्यादा उसका फ्लो ऑफ वाटर काफ़ी तेज होता है। इसी की वजह से डैम बनाया जाता है ताकि उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए और इरिगेशन में मदद मिले। लेकिन ऐसा करने से काफ़ी ज़्यादा ही लाइफ इफेक्ट पड़ती है। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिविंग अप देयर लैंड। लोकल पीपल को अपनी ज़मीन देनी पड़ती है, अपनी लाइवलीहुड देनी पड़ती है। दे आर मैनेजिंग द एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर द रिसोर्स। अब वहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो पूरी तरीके से उनके ऊपर से हट जाता है। फॉर द ग्रेटर एंड गुड ऑफ द नेशन। सो if the local people are not benefiting for such project, then who is benefited? अगर लोकल पीपल को ही बेनिफिट नहीं होगा तो फिर किसे होगा? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। Perhaps the landowner and the large farmer, industrialist and a few urban center। किसे होगा? ये देखिएगा,
ये आपसे गुरुजी सवाल पूछेंगे। ठीक है, कि बाबू बताओ, जब डैम बनता है, ठीक है, तो किसे बेनिफिट होता है? ठीक है, आम लोगों को तो होता नहीं है, लोकल पीपल को तो हटा दिया जाता है वहां से, तो फिर किसे होता है? तो आप बताएंगे कि लैंड ओनर्स को होता है, लार्जर फार्मर्स को होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को होता है, और अर्बन सेंटर को होता है। टेकिंग द केयर्स ऑफ द लैंडलेस इन द विलेज डज द रियली गेन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट? आइए इसका भी सवाल जवाब देख लेते हैं। सो द इरिगेशन, ये क्यों बार बार आ जाता है, हाँ ठीक है। सो द इरिगेशन हैज बीन ऑल्सो चेंज्ड द क्रॉपिंग पैटर्न। इरिगेशन से जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो गया बहुत सारे रीजन में। फार्मिंग अपना शिफ्टिंग करने लगे, कल्टीवेशन इंटेंस और कॉमर्शियल फार्मिंग होने लगी। दिस हैज़ द ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस लाइक द सेलिनेशन ऑफ द सॉइल। जिससे कि ये क्या हुआ, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हुआ, सेलिनेशन ऑफ सॉइल में न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया तरीके से आने लगे। एट दिस टाइम इट इज़ द ट्रांसफॉर्म ऑफ द सोशल लैंडस्केप। इससे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सोशल लैंडस्केप का। दैट इज़ द इंक्रीजिंग द सोशल गैप। सोशल गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया बिटवीन द रिच लैंड और पुअर लैंड में। एज वी कैन द डैम डिड क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। डैम के आने से जो क्या है वो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया बिटवीन द पीपल वांटिंग द डिफरेंट यूज एंड द बेनिफिट ऑफ द सेम वाटर रिसोर्सेज। अब लोग क्या है कि वो जो पानी है उसका एक अलग तरीके से यूज करने लगे, सेम वाटर, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस हो गया वहाँ पे। गुजरात में देखिए साबरमती फार्मिंग्स वर विद एडिकेटेड ऑलमोस्ट द causing rights ओवर द हायर प्रायोरिटी was गिविंग द वाटर सप्लाई इन द अर्बन एरिया। वहाँ पे एक तरीके से आंदोलन चलने लगा, पर्टिकुलरली थ्रू द ड्रॉट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो जाती है, and also become the common with the regarding the शेयरिंग द कोस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब जैसे कि मान लीजिए कि गोदावरी रिवर है, कावेरी रिवर है, साउथ में चले जाएंगे तो उससे वाटर डिस्प्यूट होता ही रहता है कि नहीं, जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं, ये जो पानी है वो हम लोग के एरिया में बहुत ज़्यादा कम है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो साउथ इंडिया में है सोशल जो डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट, वो होता ही रहता है। तो इसी चीज़ के बारे में बता रहा है ये पेज। अब देखिए ये एक मैप दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे डैम दिया हुआ है, देखिए जैसे कि मैंने बताया, ठीक, मैंने ये वाला ऊपर वाला नक्शा बनाया था ये, ठीक है, और मैंने बताया भी था कि ब्यास और सतलज रिवर कहाँ है। भाखड़ा नंगल ये डैम है, ये तेहरी डैम है, ठीक है, ये नाराउरा डैम है, ये सलाल प्रोजेक्ट है। इन सबको नोट कीजिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट डैम जो मैं इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर डैम है, इसको भी नोट कीजिएगा। रिदांग डैम है, ये इम्पोर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड अगर नीचे आएंगे तो नागार्जुन सागर डैम इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। हीराकुंड डैम इम्पोर्टेंट है, ये महानदी पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। साउथ में आप देखेंगे तो तुंगभद्रा है, कोन्या है, ठीक है, और मिट्टूर है, पेरियार रिवर है, ठीक है। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट डैम है उसको याद रखिएगा, उसको इस पे आएगा क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आएंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि जो most of the objection of the project arises due to the failure of achievement of purpose of the world peace. Ironically, the dam constructed on control water flood and triggered the flood due to the sediment in the reservoir. The big dams almost unsuccessful controlling the flood. अब बड़े बड़े जो भी हैं डैम्स वो क्या है कि फ्लड को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहे, जिससे कि क्या होता है, मैसिव excessive rainfall आ जाता है। You may have been seen and read the release of water dams from the during the heavy rain। अब क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब काफ़ी ज़्यादा बारिश बढ़ जाती है तो बाढ़ आ जाती है उससे। और जैसे कि महाराष्ट्र में आया था 2006 में और गुजरात में आया था। द फ्लड हैव नॉट बीन ओनली डिवास्टेटेड लाइफ टू एंड अ प्रॉपर्टी बट ऑल्सो द कॉजेज द एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। अब इससे क्या होता है ना, जब बाढ़ आएगा
जब फ्लड आएगा तो उससे क्या होगा कि पहला तो लाइफ का डिवास्टेशन हो जाएगा, यानी कि जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरा कि सॉइल का इरोजन हो जाएगा, जिससे कि फर्टाइल सॉइल है वो चली जाएगी, ऊपर वाला जो टॉप ऑफ द लेयर होता है वो निकल हट जाएगी। सेडिमेंट ऑल्सो मीन दैट द फ्लड plains were deprived of slit and nature fertile, further the adding on the problem of the land degradation। इससे कि क्या होता है कि land degradation भी होता है। It was observed that the multi-purpose project induced the earthquake, causes of waterborne diseases, pest, pollution resulted। ये सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि मैंने बताया। अब बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कि मैनी थॉट ऑफ द गिवन डिसएडवांटेज। इसका एक डिसएडवांटेज है राइजिंग द रेजिस्ट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का। तो जो वाटर सिस्टम है वो वेली वेलिएबल अल्टरनेटिव है जो कि सोशल और इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल को इफेक्ट करता है। अगर हम लोग एंशियंट टाइम की बात करें तो सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर बनाया गया था। एग्जिस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशंस वाटर हार्वेस्ट सिस्टम, पीपल हैड डेप्थ नॉलेज ऑन द रेन वाटर रिजीम एंड सॉयल टाइप। उस वक्त भी उस वक्त भी लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में और सॉइल के बारे में, सॉइल के टेक्निक के बारे में। कितने टाइप्स वाइड रेंज टेक्निक्स हैं रेन वाटर के, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर, keeping the local of the ecological conditions and their water needs। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, ये इसका यूज़ बहुत बढ़िया से करते हैं। जो डाइवर्जन है, डाइवर्जन चैनल लाइक द गल, कूल, जो वेस्टर्न हिमालय में है जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए होता है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस इन स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पार्टिकुलरली इन द राजस्थान की बात कर रहा है। राजस्थान में क्या होता है, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग होती है। राजस्थान में क्या होती है, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग होती है। इन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप inundations channel to irrigate their the fields, and in arid and semi-arid regions agriculture field were converted into rain-fed storage structure allowed to water to set out the moist soil like the Khandi in Jaisalmer, Johar in other part of the Rajasthan। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। यानी 2 पेज बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये मैं जो मैं मैप बनाऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, सपोज कीजिए कि इंडिया है, हालांकि जो साउथ वाला पार्ट है वो उतना अच्छे तरीके से नहीं बन पाया क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से ऐसा हुआ है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे एक सिंपल सा टर्म के बारे में, जैसे कि ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना दिया मैंने। अब ये जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉनसून आता है एक अरेबियन सी के थ्रू और एक बे ऑफ बंगाल के थ्रू। अब जो ये डेक्कन वाला जो पार्ट है, डेक्कन रीजन्स है, वो खाली हो जाता है और ये राजस्थान वाला इलाका, इसको कहते हैं हम लोग एरिड रीजन। एरिड मतलब इसका जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, और ये जो पेनिसुलर इंडिया का जो जो मिडिल वाला पार्ट है वहाँ पे बारिश कम होगा। अब क्यों कम होगा इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ आपको, कि ये जो विंड्स का इफेक्ट होता है वो इफेक्ट डालती है। ये कौन सी विंड है, ये साउथ ईस्टर्ली विंड है, ठीक है। और ये कौन सी विंड है,
ये साउथ, ये भी साउथ ईस्टर्ली विंड है। अब लेकिन सब, ये साउथ वेस्टर्ली विंड है। अब इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब मानसून लेके आएगा तो ये ईस्टर्न घाट पे बारिश हो जाएगी। यहाँ अरावली की वजह से यहाँ रुक नहीं पाता है कुछ, जो भी मानसून होता है वो रुकता नहीं है। इसके वजह से क्या होता है, यहाँ एरिड रीजन होती है और ये बादल निकल जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐस इसकी वजह से एरिड रीजन ये राजस्थान में होता है, और यहाँ पे पेनिसुलर इंडिया में, ये यहाँ पे रीजन में ये क्या होता है, आपको बारिश बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। अभी तो मानसून सीजन भी चल रहा है, तो अभी तो बारिश अच्छी खासी हो रही है। अब आगे का तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। सेमी एरिड रीजन की बात कर रहे हैं, एरिड रीजन की बात कर रहा है राजस्थान की, ठीक है। और ये सारी लोकेशन देखा लीजिएगा, जैसे कि बीकानेर है, पहाड़ लोडी है, बरमार है। ये क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस ट्रेडिशनली हैड बीन अंडरग्राउंड टैंक, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस लोग इस पिक्चर में बताया गया है। तो वो क्या करते हैं कि वो जो टैंक्स है उसमें स्टोर, पानी को स्टोर कर लेते हैं पीने के लिए। द टैंक्स कुड हैव बीन लार्जर एज द बिग रूम, ये टैंक भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। वन हाउस होल्ड इन द पहलडी, पहल फलूडी हैड बीन टैंक ऑन द वाटर इन 6 पॉइंट, इसका डेप्थ देख लीजिएगा। ये डाटा इनरेलीवेंट है, लेकिन इसको भाई पढ़ना तो पड़ेगा। 6.1 मीटर डेप्थ है इसकी, मीटर 4.4 लॉन्ग है, 2.44 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसके इस पैराग्राफ में ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान जो एक रीजन है वो सेमी एरिड और एरिड रीजन है। ये राजस्थान में इसके कुछ पर्टिकुलर रीजन देख लीजिएगा, जैसे बीकानेर है, फलूडी है, बाड़मेर है, ये 3 लोकेशन याद होने चाहिए। इसमें कौन सा ट्रेडिशनल यूज़ होता है, अंडरग्राउंड टैंक का यूज़ होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्टोरिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये इतना ये इम्पोर्टेंट है इस पैराग्राफ में, ठीक है। The tanks were part were with a well developed roof रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो टैंक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं, अंदर से बने होते हैं, ठीक है, कोर्ट यार्ड बने होते हैं कि अंदर से हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से हो। देवर विद द कनेक्टिंग और स्लोपिंग द रूफ ऑफ द हाउस थ्रू द पाइप। अब ये जो, जैसे कि यहाँ पे देख रहे को आपको मिल रहा है, इसी चीज़ को बताया गया है। यहाँ पे ये जो बारिश है वो एक पाइप से कनेक्ट है और उसके बाद इस टैंक में आ रहा है, यही बात इस चीज़ को कह रहा है। The first step, the first spell of the rainwater was be the not collecting into this would be the clean roof and the pipe, and the rainwater should be subsequently showered and collected. The rainwater can stored in the टंकास, यहाँ पे टंकास बोलते हैं, हम लोग तो टंकी ही बोलते हैं, till the next rainfall, making the extremely reliable source of drinking water when the other sources are dry up. नेक्स्ट है कि particularly इस समर सीजन की बात कर रहा है। रेन वाटर और पलार पानी are commonly referred as these words, these parts is a considered the purest form of natural water। अब पलार पानी क्या है कि ये नेचुरल वाटर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर है। Many houses constructed the underground room adjoining the tanks and a bit of the summer heat that would keep the room cool। इससे क्या होता है कि जो भी ये कनेक्टर रहते हैं, तो इससे रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही ठंडा रहता है। Fortunately, in many parts of the rural and urban India, rooftop rainwater harvesting being successful। इससे ये हुआ कि जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इससे क्या हुआ कि स्टोर भी हो जाता है, कंजर्व भी हो जाता है वाटर। रिमोट बैकवर्ड village in Mysore, Karnataka, village in installed in the household rooftop rainwater harvesting system to meet their the water need। Nearly 200 household install this system। अब कर्नाटक विलेज और मैसूर में क्या हुआ कि रूफटॉप को काफ़ी ज़्यादा ही एडवांस तरीके से बनाया गया, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा 200 से ज़्यादा घरों में इसको इंस्टॉल किया गया। विलेज अर्न अ रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर, जिससे कि पानी की कमी को हटाया जा सके।
Seeing the figure 3.6 better understanding the rooftop of rainwater harvesting which adopt here. अब देख लेते हैं कि 3.6 कौन सा फिगर है भैया, देख ही लेते हैं। हाँ ये है, ये देखिए, ये रूफ टॉप जो कहते हैं वो, ठीक है। तो ये एक छत है, छत से पाइप आ गई है, वो कनेक्ट है और नीचे टंकी लगी हुई है, इसी के बारे में बात हो रही है। So the Kendathu receive the annual precipitation 1000 mm with the 80% of the collection efficiency and head above the 10 fillings. Every household collect the about the 50,000 liters of water annually from the 200 houses. Net amount of rainwater harvesting is annual amount of 1 lakh लीटर। तो इस डेटा को याद रखिएगा, ठीक है, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है कि जो बारिश होती है वो एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 mm का होता है, जिससे कि 80% ऑफ कलेक्शंस, यानी कि लगभग लगभग पूरे 200 घरों में 1 लाख से ज़्यादा लीटर पानी को बचाया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है और उसका जो सफिशिएंट यूज़ है, जो सक्सेसफुल यूज़ है, वो किया जाता है, ठीक है। तो ये रूफ टॉप वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में आ जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो तमिलनाडु एक पहला स्टेट है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि तमिलनाडु इन द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच मेड द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी टू हाउस होल्ड ऑल ओवर द इंडिया। अब तमिलनाडु का एक और इम्पैक्टफुल चीज़ ये है कि यह वहाँ जो बारिश होती है वो स्टार्टिंग ऑफ मॉनसून में नहीं होती है, बल्कि रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून में होती है। रिट्रीटिंग मॉनसून क्या होता है, जब मॉनसून वापस आता है, यानी कि सितंबर से लेके और पूरे दिसंबर तक, तब तमिलनाडु के कोस्ट में, ठीक है, यानी कि जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, इसको याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो जितने भी छोटे छाटे क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको करेंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका वाटर रिसोर्स चैप्टर होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आई हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, मैं उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा, आपको रिप्लाई दूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए मस्त तरीके से, तब तक के लिए बाय।